everyone, this is Sakshi Rathod, your biology mentor. In this video, we will continue with the series of life process. So today, we will discuss about nutrition and respiration. In nutrition, we will discuss about what is nutrition, why it is needed, what are its type, human digestive system and many more questions related to it. We begin with nutrition. आप सभी लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि साइकिलिंग करते टाइम या फिर रनिंग करते टाइम या फिर लाइफ की किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम हमारी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करती है। पर क्या आप लोगों को ये पता है कि जब आप लोग कुछ नहीं करते, मतलब आराम करते हैं या फिर सो रहे होते हैं, तब भी आपकी बॉडी एनर्जी यूटिलाइज करती है? पर क्यों? एक बात बताइए, जब आप लोग सोते हैं या फिर आराम कर रहे होते हैं तो क्या आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी सभी आराम करते हैं? नो, योर हार्ट डजंट स्टॉप वर्किंग। आपका दिल तब भी धड़कता है, आपके ब्रेन तब भी एक्टिव रहता है। इवन हमारी बॉडी के ये जो डैमेज सेल्स होते हैं वह तभी बहुत अच्छे से रिपेयर हो पाते हैं जब हम लोग आराम करते हैं या फिर सो रहे होते हैं। इसका मतलब हमारी बॉडी को एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स फ्रॉम द फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। नाउ यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू नो मोर अबाउट न्यूट्रिशन। बेसिकली कितने टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वी बिगिन विथ autotropic mode of nutrition. Those organisms which adopt autotropic mode of nutrition are known as autotrophs, and those organisms use simple inorganic substance like carbon dioxide and water for making their food. Basically हम ये कहते हैं जिन organisms के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है वही अपना फूड खुद बना सकते हैं और वही ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, like green plants, some bacteria and algae. ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं और उन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ये उन जगहों पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए वह इंसेक्ट्स को खाते हैं। ऐसे प्लांट्स विनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट एंड सनड्यू. Now look at this reaction. 6CO2 reacts with 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6, 6H2O and 6O2. This is the photosynthesis reaction through which plants make their food. इस रिएक्शन को देख के क्लियरली पता चलता है कि प्लांट्स CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, बट ओनली इन डे टाइम. रात को प्लांट्स हमारे तरह ही CO2 को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. आप लोगों ने सुना होगा कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए. रीज़न यही होता है कि प्लांट्स रात में लार्ज अमाउंट में CO2 को एक्सहेल करते हैं और ये गैस हमारे लिए हार्मफुल होती है. इन 3 पॉइंट से हमें ये बातें समझ में आती हैं, जैसे सनलाइट का अब्जॉर्प्शन प्लांट में प्रेजेंट क्लोरोफिल करता है और सेकेंड वन, हमें जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वह वाटर की स्प्लिटिंग से मिलता है, नॉट फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. एंड थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके ही प्लांट्स अपना फूड मतलब कार्बोहाइड्रेट बना पाते हैं. द सीक्वेंस ऑफ दिस फॉलोइंग रिएक्शन विल बी ऑलवेज लाइक दिस बट नॉट प्रोबेबली इमीडिएटली आफ्टर ईच अदर. इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, इनके जो स्टेप्स हैं ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, पर ऐसा नहीं है कि एक के बाद दूसरा स्टेप इमीडिएटली हो. यह टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ये जो डेजर्ट्स के प्लांट होते हैं वह रात को ही CO2 इनटेक कर लेते हैं
और नेक्स्ट डे जब सनलाइट की एनर्जी प्रेजेंट होती है तो ये अपनी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। नाउ हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई doesn't plant take CO2 at night? Let us discuss. We very well know about stomata. These are the tiny pores present on the surface of leaf and other green parts of the plant, through which exchange of gases and evaporation of water takes place. हम लोगों को डेजर्ट के बारे में भी पता है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। सो प्लांट्स हर वो पॉसिबल मेथड यूज करते हैं जिनसे उनकी बॉडी से कम पानी इवोपरेट हो। इसीलिए डेजर्ट्स के प्लांट रात को ही अपना स्टोमेटा ओपन करके CO2 इनटेक कर लेते हैं। दिस इज ऑल हाउ डेजर्ट प्लांट टेक CO2 एट नाइट एंड व्हाई डज दे टेक CO2 एट नाइट। लेट अस हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टोमेटा। दिस इज ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज क्लोज स्टोमेटा। आप ये जो येलो कलर का बीन शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको गार्ड सेल्स बोलते हैं और यही रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा की। जब इनमें ज़्यादा पानी भर जाता है तो ये स्वेलअप कर जाते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं और जब इन्हीं गार्ड सेल से पानी निकल जाता है तो ये श्रिंक कर जाते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाते हैं। Now we will move to second topic of mode of nutrition, that is heterotrophic mode of nutrition. All the heterotrophic organisms are directly and indirectly dependent on autotrophic organisms for their food. For example, deer eat grass, where grass is an autotrophic organism and deer is an heterotrophic organism, and deer is directly dependent on autotrophic organisms for their food. Now, if lion eat a deer and deer eats a grass, here lion is indirectly dependent on autotrophic organisms for their food. From here, it is very clear that each and every organism in this earth are directly or indirectly dependent on autotrophic organisms for their food. The adaptation of heterotrophic organisms are different. So their mode of nutrition is also different. Basically, there are three types of heterotrophic mode of nutrition. First one is holozoic. इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड को इनटेक करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं एंड देन यूटिलाइज, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, कैट, डॉग एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज पैरासाइटिक। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर अंदर रहकर उससे न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब करते हैं, लाइक लीच, लाइस एक्सेट्रा। थर्ड वन इज सेप्रोफाइटिक। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह डिग्रेडेड मतलब सड़ी गली चीजों के ऊपर रहकर उसे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंजाई। वी विल डिस्कस one of the heterotrophic mode of nutrition, that is holozoic nutrition in amoeba. We will discuss feeding and digestion in amoeba. Amoeba is an unicellular organism which feeds on microscopic plants and microscopic animal. It is an also microscopic animal. So, it is impossible to see it with naked eyes. It lives in fresh water like pond water. It doesn't have a definite body shape and structure. In that sense, it makes us very interesting to know how does amoeba takes its food particle into the body. Amoeba complete this process in 5 steps. The first step is ingestion. The process of taking food particle into the body is known as ingestion. Whenever amoeba see its food particle, it continuously moves towards it and form a finger-like structure that is known as pseudopodia. These are the false feet of amoeba. Amoeba encircles the pseudopodia around the food particle and form a food vacuole. Second step is digestion. The cytoplasm of amoeba contains various digestive enzymes, and these digestive enzymes are poured into the food vacuoles.
and these digestive enzymes help in breaking the complex form of food into the simple form. Third one is absorption. The simple absorbable form are distributed into the cytoplasm of the amoeba, and this is called absorption. Fourth one is assimilation. The food that distribute into the cytoplasm are used for energy, repairing, multiplication and various works. The fifth step is egestion. The unabsorbed food are taken out of the body through rupturing the food vacuole. Now we will discuss human digestive system. Our digestive system or alimentary canal starts from mouth to the anus. We are holozoic. It means we take food, digest it and then utilize it. Many of us have confusion that digestion is making energy out of the food particle, whereas digestion is just a process of conversion of complex form of food into the simple form. Our digestion starts from mouth where tongue and teeth are present, which thoroughly mix the food particle. हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सलाइवा सिक्रीट करता है। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, जिसका काम होता है हमारे फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को 20% माउथ में ही डाइजेस्ट करना और उसको माल्टोज में कन्वर्ट करना। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हमारे माउथ में सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है तो आप क्या कहेंगे? यस, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। अब जो फूड पार्टिकल हमारे सलाइवा से मिक्स होता है उस टाइम हम फूड को बोलस कहते हैं। अब वो बोलस हम सॉलो करते हैं, ईसोफेगस में ट्रांसफर करते हैं। हमारे ईसोफेगस में किसी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर कोई एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है। वहाँ पर बोलस केवल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करके हमारे स्टमक में ट्रांसफर होता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इज अ वेवी काइंड ऑफ मूवमेंट। हमारे स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। वह पार्ट जो ईसोफेगस को स्टमक से कनेक्ट करता है उसको हम लोग कार्डियक पार्ट कहते हैं, और जो पार्ट अपर होता है उसको हम लोग फंडिक कहते हैं, और जो पार्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टमक से कनेक्ट करती है उसको हम लोग पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। हमारे अपर एंड लोअर पार्ट पर स्पिंचस प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ मस्कुलर गेट जो एंट्री और एग्जिट ऑफ फूड को रेगुलेट करते हैं। जो स्पिंचर हमारे कार्डियक पार्ट के पास प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कार्डियक स्पिंचर या फिर लोअर इसोफिगल स्पिंचर कहते हैं, और जो पार्ट हमारे पाइलोरिक पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग पाइलोरिक स्पिंचर कहते हैं। अब वो फूड पार्टिकल हमारे स्टमक में 3 से 4 घंटे प्रेजेंट रहता है। सो हमारे स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस हैं उस फूड पार्टिकल को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं, लाइक HCl, पेप्सिनोजिन एंड म्यूकस। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज हाईली एसिडिक अराउंड 1.2 pH। इसका काम होता है हमारे फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को किल करना। सेकेंड वन इज पेप्सिनोजिन। यह इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब HCl इससे रिएक्ट करता है तो ये अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। थर्ड वन म्यूकस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हमारे स्टमक में लार्ज अमाउंट में HCl सीक्रेट होता है और ये हाईली एसिडिक होता है। तो म्यूकस हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग और HCl के बीच में एक लेयर प्रोवाइड कर देता है जिसकी वजह से हमारा स्टमक नहीं बर्न होता है। Now, if I ask you a question, what if there is no HCl in our stomach? First one, हमारे फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वह किल नहीं होंगे, एंड सेकेंड वन, हमारे स्टमक में जो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजिन रिलीज होता है वह अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं चेंज हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। जब फूड पार्टिकल हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है उस टाइम हम फूड पार्टिकल को काइम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर। यह इतनी लंबी होती है, फिर भी इसको स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका डायामीटर लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ एनिमल टू एनिमल वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो एनिमल घास खाते हैं लाइक हर्बीवोर्स, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। एक्चुअली हर्बीवोर्स सेलुलोज खाते हैं जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, तो उनका डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज द लास्ट साइट ऑफ डाइजेशन। हमारे फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है वह कंप्लीट डाइजेशन इधर ही होता है। हमारे लीवर का जो सिक्रीशन होता है, पैंक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फोर होता है। अब जो फूड पार्टिकल हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हुआ है वह एसिडिक मीडियम में होता है और पैंक्रियाटिक जूस केवल बेसिक मीडियम में ही वर्क कर सकते हैं। सो हमारे लिवर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वह फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, सो हमारे पैंक्रियाटिक जूस लाइक ट्रिप्सिन एंड लाइपेज वर्क कर सके। ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना और लाइपेज का वर्क होता है ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। अभी तक हमारे फूड में प्रेजेंट फैट जरा भी डाइजेस्ट नहीं हुआ है। एक्चुअली वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में प्रेजेंट होता है जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हमारे लिवर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है वह फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स फॉर्म को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में चेंज करता है, so enzymes can digest and work on them. The walls of the small intestine contain glands and these glands secretes intestinal juice और ये जूस हमारे फूड को completely break down करते हैं like carbohydrate into glucose, protein into amino acids and fat into fatty acid plus glycerol। और इन्हीं स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं और ये अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया इंक्रीज करती हैं। इन्हीं स्मॉल विलाइज के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जो इन्हीं एंड प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती हैं, अब्जॉर्ब करती हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। सो हमारी ये जो सेल्स हैं उसको एनर्जी के लिए और रिपेयरिंग के लिए यूज कर सकें। The unabsorbed food has been transferred into the large intestine और वह वहाँ पर कुछ समय तक स्टोर होता है, उसके बाद वह हमारी बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है थ्रू एनस एंड दिस एनस इज कंट्रोल्ड बाय एनल स्फिंक्टर। नाउ वी विल मूव टू सेकेंड टॉपिक ऑफ अवर लाइफ प्रोसेस चैप्टर दैट इज रेस्पिरेशन। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, how do plants respire and human respiratory system. So what is respiration? आप में से बहुत से लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि the exchange of gases is known as respiration, but this is not the true definition. The true definition is the breakdown of food particle by the oxygen to release the energy is known as respiration. इसका मतलब हम जो फूड इनटेक करते हैं ऑक्सीजन उस फूड को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी रिलीज करता है, इस चीज को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। अगर रेस्पिरेशन में फूड ब्रेक डाउन होता है तो डाइजेशन में भी तो फूड ही ब्रेक डाउन होता है, बट इन दोनों का एम डिफरेंट होता है। रेस्पिरेशन में जो फूड ब्रेक डाउन होता है इसका एम होता है फूड से एनर्जी रिलीज करना, जबकि डाइजेशन में जो फूड ब्रेक डाउन होता है उसका एम होता है हम फूड को सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसको अब्जॉर्ब कर सके। हम ये जो फूड इनटेक करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते जाते ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ तक के प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब ये जो ग्लूकोज है इसको हमारी ब्लड वेसल्स अब्जॉर्ब करती हैं और सर्कुलेट करके हमारे सेल्स तक ले जाती हैं। वहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वह ऑक्सीजन ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी रिलीज करता है और यहाँ तक के प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हाउ डू रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। बेसिकली ये 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट वन इज ब्रीथिंग, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, intake of oxygen and release of CO2. The second step is
exchange of gases between lungs and bloods. अभी जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं वो ट्रेवल करके हमारे लंग्स तक जाता है, बेसिकली हमारे एल्वेलाइज तक जाता है। हमारे एल्वेलाइज में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है और वह ऑक्सीजन हमारे एल्वेलाइज से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाती है। द थर्ड स्टेप इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी जो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो गई हैं वे ट्रेवल करके अपने डेस्टिनेशन ऑर्गन तक जाती हैं। द फोर्थ स्टेप इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड ऑर्गन या फिर सेल्स। अभी जो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में है वो ट्रांसफर करके अपने ऑर्गन या फिर सेल्स तक जाती हैं। द फिफ्थ स्टेप इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वहां पर ऑलरेडी फूड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन उस फूड को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज करता है। इसके बाय प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं। थ्रू सेम पाथवे कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एक्सलेशन प्रोसेस हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। दिस इज ऑल हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अस। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। There are basically two types of respiration. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. Aerobic respiration is performed in presence of oxygen whereas anaerobic respiration is performed in absence of oxygen. मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, बट ये स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं। रेस्पिरेशन का अल्टीमेट एम होता है एनर्जी रिलीज करना। नाउ लुक एट दिस चार्ट। ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ये साइटोप्लाज्म में 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाइब्रेट में चेंज होता है और यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है एरोबिक एंड एरोबिक दोनों में सेम होता है। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी अराउंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज होती है। एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज ऑल्सो नोन एज करेंसी ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, हम कभी कभार ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल सेल्स में दर्द स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली में उस टाइम हमारे मसल सेल्स ऑक्सीजन की कमी में ही रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और लैक्टिक एसिड के प्रोड्यूसर की वजह से ही हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट होता है। आफ्टर सम टाइम्स जब लैक्टिक एसिड हमारे ब्लड वेसल्स में डिसॉल्व हो जाता है तो हमारा पेन भी खत्म हो जाता है। द थर्ड इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज परफॉर्म इन ईस्ट। इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इथेनॉल, CO2 और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिफर फ्रॉम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। Aerobic respiration is performed in presence of oxygen, whereas anaerobic respiration is performed in absence of oxygen. Aerobic respiration is performed in cytoplasm and mitochondria, whereas anaerobic respiration is performed only in cytoplasm. Aerobic respiration produces 38 molecules of ATP, whereas anaerobic respiration produces only 2 molecules of ATP. End products of aerobic respiration is CO2 and H2O, whereas the end product of anaerobic respiration is ethanol, lactic acid and CO2. Now have a look at how do plants respire. Plants के पास हमारे तरह specific respiratory organs नहीं होते और उनको इन respiratory organs की ज़रूरत भी नहीं होती। जैसे कि हमारी बॉडी के जो इनर सेल्स होते हैं लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी के जो सेल्स होते हैं वह एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते, जिनकी वजह से वह एटमॉस्फेरिक एयर के साथ डिफ्यूज नहीं कर सकते। बट ट्रीज और प्लांट्स में उनका मैक्सिमम सरफेस एरिया एटमॉस्फेयर के डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से वह इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। प्लांट्स को रेस्पिरेशन करने में उनके 3 पार्ट्स हेल्प करते हैं।
First one is stomata, second one is root hair and third one is lenticles. Stomata ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं जो लीफ को रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं. सेकेंड वन इज रूट हेयर. रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होती हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होती है, उसके साथ डिफ्यूज करते हैं और पूरे रूट सिस्टम को एयर प्रोवाइड करते हैं. थर्ड वन लेंटिकल्स. ये जो ट्री होते हैं उनमें बार्क्स प्रेजेंट होती हैं और ये बार्क्स सेकेंडरी ग्रोथ से बनती है. इन्हीं बार्क्स के बीच में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग लेंटिकल्स बोलते हैं. ये लेंटिकल्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं और इन्हीं 3 पार्ट्स के थ्रू प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं. नाउ वी विल मूव टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. Our respiratory system starts from nasal passage, then move to pharynx, which is the common passage for food and air. Then we move to larynx, which is also known as voice box and present at the top of trachea. Then we move to trachea. हमारे ट्रैकिया में 16 to 20 हाइलिन कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो ट्रैकिया को कोलैप्स करने से बचाते हैं. अब हमारा ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज ब्रोंकाइल्स. अब हमारे जो ब्रोंकाइल्स होते हैं वो फर्दर ब्रांचेस पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिनको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं. हमारे ब्रोंकियोल्स टर्मिनल पार्ट एल्वेओलाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं. हमारे ये जो लंग्स होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन प्लूरा से कवर होते हैं और इन्हीं डबल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होती है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा लेफ्ट लंग छोटा है एज कंपेयर टू राइट लंग. हम सभी को पता है कि हमारे लेफ्ट पार्ट में हार्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट लंग छोटा होता है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर ब्रोंकियल्स तक के पार्ट को हम लोग कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं और एल्वेलाई को हम लोग एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं. कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है एटमॉस्फेरिक एयर को बाहर से अंदर तक लेकर आना और उसको क्लियर करना और उसको ह्यूमिफाइड करना और उस एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक मेंटेन करना. नाउ वी विल डिस्कस हाउ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस. एज वी नो, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और जब हम एयर इनहेल करते हैं तो हम अपने लंग्स में लो प्रेशर जनरेट करते हैं एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर हमारे लंग्स में एंटर होती है. दिस इज हाउ वी इनहेल. सेम अपोजिट इन एक्सहेलेशन. जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो हमारे लंग्स का प्रेशर हाई होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर हमारे लंग्स से बाहर एटमॉस्फेयर में जाती है. दिस इज हाउ वी एक्सहेल. नॉर्मल ह्यूमन 12 to 16 टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट. दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस some important questions related to your board exams. Hope this video will help you in your exams.